हमारी एक पहल चल रही है शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे कि एक कोई भी टॉपिक हो उस पे ग्रुप डिस्कशन किया जाए, जिसके थ्रू उस टॉपिक को थोड़ा डीपली समझा जाए। और ज़्यादातर हमारे यहाँ छात्र बीएड कर रहे हैं, चाहे बीटीसी किए हुए हैं, वो टीचिंग लाइन से ही रिलेटेड हैं। तो टीचिंग लाइन में सबसे बड़ी समस्या होती है स्टेज फियर की, किसी के क्वेश्चन का जवाब देने की। तो उस धड़क को जो है खोलने के लिए बच्चों के हमने ये पहल स्टार्ट करी है। तो इस पहल में जो है आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मेरा सवाल प्रगति जी से है वसा को लेकर। तो प्रगति जी बताइए, वसा क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए स्टार्ट करिए। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रगति है और मैं आजमगढ़ की मूल निवासी हूँ। मैंने शिवली नेशनल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है और मैंने बीएड किया उसके बाद, और मैं वर्तमान समय में टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि सर ने मुझसे पूछा है, वसा आज का जो डिस्कशन हो रहा है, हमारा टॉपिक है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो हमसे वसा पूछे हैं सर। तो सर, वसा जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और जो हमें एनर्जी देता है लंबे समय के लिए। और एक दिन में हम सर 50 ग्राम वसा ले सकते हैं, जिससे और 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और वसा को लेने का समय जो होता है सर, वो दोपहर का होता है। और जो है और जो क्योंकि ये पचने में थोड़ा सा जी सर, समय जी लेता जी है। जी। और जो इसमें तत्व होते हैं वसा में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। और सर, ये वसा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, और संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे प्रीति जी से पूछते हैं कि प्रीति जी को मिला है टॉपिक प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रीति जी बताइए, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए स्टार्ट करिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। मैं यूपी की आजमगढ़ सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन डीएवी पीजी कॉलेज से किया है और प्रेजेंट टाइम में मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज जैसा कि सर ने पूछा है कि आज का मेरा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हमें एवरीडे प्रत्येक दिन 70 से 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 5.6 किलो कैलोरी पाया जाता है। सर, प्रोटीन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो एंजाइम, और दूसरा जो हार्मोन्स। जो हमारा एंजाइम होता है वो हमारी कोशिका को तोड़ने और छोड़ने का काम करता है, और जो हमारा हार्मोन्स होता है वो हमारा देखिए फीलिंग्स और प्लस ग्रोथ को बढ़ाता है। थैंक यू। तो प्रोटीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि प्रोटीन जो होता है क्या होता है, इन्होंने बताया कि ये कितने टाइप के होते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स। हाँ, और 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन जो हम लेते हैं हमारे भोजन में मिलता है, हमारे भोजन से भी ले सकते हैं, चाहे अलग से भी ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन की अधिकता और कमी से कुछ रोग भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आकाश जी बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम आकाश है और मैंने अपना स्नातक डीएवी पीजी कॉलेज से किया है, और मैंने अपना स्नातकोत्तर भी डीएवी पीजी कॉलेज से ही किया है। जैसा कि सर ने पूछा कि प्रोटीन से होने वाली बीमारियों के बारे में, तो सर प्रोटीन की अधिकता से भी बीमारी होती है और प्रोटीन की कमी हो उससे भी बीमारी होती है। तो सर प्रोटीन की अधिकता से जो अधिकता हो तो शरीर में भी सर बहुत से साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, और प्रोटीन की कमी भी हो जाए तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो प्रोटोनेरिया नामक रोग होता है, और सर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वास्कोर नामक रोग होता है। और सर प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से जो शरीर के कोशिकाएं होती हैं, इनके निर्माण के लिए सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम बाहर से प्रोटीन, दाल हो गया, अंडा और सोयाबीन, मांस इत्यादि सर हैं जिसे प्रोटीन हमें मिलती है। तो सर प्रोटीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर, और बीमारियां इससे होने वाली जो हैं सर,
और इसकी अधिकता से जो अगर अधिकता हो जाए तो यूरिन से भी सर प्रोटीन निकलने लगता है। प्रोटीन जैसे बताया इन्होंने कि प्रोटीन की कमी और प्रोटीन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन देखते होंगे, प्रोटीन का मेन काम होता है कोशिका निर्माण का, ठीक है, क्योंकि कोशिकाएं जो है उनका निर्माण बहुत आवश्यक होता है, वो टूटती हैं फिर उनका निर्माण होता है, तो उसके लिए जब प्रोटीन लगेगा तो जैसे आपके जैसे बॉडी बिल्डर्स हो गए, चाहे आप जिम वगैरह में जाइए तो जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के लिए नहीं कहते हैं, हाँ अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे भोजन में उतनी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है, तो इस वजह से लेते हैं वो। उनको क्या नाम है, एडवाइस करते हैं लेने के लिए प्रोटीन जो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वर्कआउट भी ज़रूरी होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आगे हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है इसके बारे में आप बताएंगी सीमा जी, ठीक है। मैं सीमा, मैं सिबली कॉलेज से एमए की हूँ और मैंने डीएलएड किया है और मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि सब लोग बताए हैं प्रोटीन के बारे में और वसा के बारे में, और मेरा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, तो मैं कार्बोहाइड्रेट का बारे में बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट एक कम समय में ऊर्जा देने वाला होता है और ये हम प्रत्येक दिन कार्बोहाइड्रेट 500 ग्राम ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका अनुपात होता है 1:2:1। और इसके पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। जैसा कि सीमा जी ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का देखिए हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमको एनर्जी चाहिए होती है कभी कभी इंस्टेंट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, डेली का काम होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे शुगर ले लीजिए आप, ठीक है, जो भी स्वीटनर्स होते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। आपको तुरंत अगर एनर्जी अगर चाहिए हो, मीठा खाइए, पानी पीजिए, देखिए तुरंत आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती। और वसा और प्रोटीन का तो विनिर्माण का काम होता है। वसा काम क्या करता है, वसा का काम होता है कि एक तो जो चर्बी होती है ना, वो हमारी जो स्किन होती है इसके नीचे एक लेयर होती है इसकी, ठीक है, तो ये हमको जो है एक तरीके से एक कहते हैं ना एक आवरण बनाती है, ठीक है, ठंडी और गर्मी से सहने की हाँ क्षमता विकसित करने के लिए एक आवरण बनाती है, ठीक है। दूसरा काम इसका होता है वसा का कि जब आपके शरीर में भोजन आप अगर नहीं ले रहे हो तो वसा का क्या होता है, वसा टूटता है, वहाँ से वो एनर्जी देता है उस टाइम पे, ठीक है। तो वसा अगर शरीर में अधिकता हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कमी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। अधिकता अगर हो जाती है तो वसा अधिकता इन द सेंस कि वसा अगर 2 टाइप की होती है, संतृप्त और असंतृप्त वसा। तो वसा जो असंतृप्त वसा होती है ना, जो खराब होती है, असंतृप्त वसा अच्छी होती है, संतृप्त वसा हाँ खराब होती है। तो संतृप्त वसा अगर हमारे शरीर में जाती है तो वो जो है हमारे खून के हमारे खून में जब प्रवेश करती है तो वो हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनको ब्लॉक करती है, जिससे क्या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आजकल देख रहे हैं बड़ी कॉमन हो गई हैं, बड़े ही जो है अच्छे लोग मर रहे हैं। तो ये इसके नुकसान है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो है कुछ और इस पर प्रकाश डालेंगे विनय जी, लाइए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विनय है, मैं ग्रेजुएशन के 2nd सेमेस्टर से हूँ। जैसा कि सीमा जी ने बताया कार्बोहाइड्रेट पे, तो इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इनका अनुपात 1:2:1 का होता है। तो इसका सूत्र होता है CnH2NO होता है। ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं। ओलिगोसैकेराइड में
डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड आते हैं। पॉलीसैकेराइड में आपके स्टार्च आते हैं, जो स्टार्च आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट कहें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट केला, गन्ना आदि चीज़ों में पाया जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की लेने की एक लिमिट मात्रा 500 ग्राम होती है। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। कार्बोहाइड्रेट जैसे इन्होंने बताया कि गन्ना हो गया, केला हो गया, ये सब देखिए, ये सब हम कब इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर आप अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो लोग जब व्रत रहते हैं तब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ जो है वसा वाली चीज़ें भी लेते हैं जो लंबे समय तक एनर्जी दे। प्रोटीन्स भी लेते हैं, दूध ले लिया, ठीक है, ये सब जो है लंबे समय तक हमें एनर्जी दे। ठीक है, और इसके बारे में और भी जानकारी हमें जो है कार्बोहाइड्रेट पे अश्वनी जी देंगे। ठीक है, अश्वनी जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अश्वनी यादव है। मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर में हूँ और अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ। और मैं आर्यन एकेडमी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया ताकि हम लोग यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर सकें। और जैसा कि आज का टॉपिक में हम लोग ज़्यादातर मोस्टली है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हम लोगों की लिविंग बॉडी होती है या कोई भी लिविंग सिस्टम होता है तो वो कई सारे नॉन लिविंग्स मॉलिक्यूल्स, एटम से मिलकर बना होता है। और जिसमें हम लोग इसको अगर फर्दर स्टडी किया जाता है तो ओवरऑल बोला जाता है कि बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बायो मॉलिक्यूल्स इसको बोलते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स में प्रगति जी ने बताया वसा के बारे में, लिपिड्स के बारे में, और बाकी लोगों ने प्रोटीन के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया। जैसा कि हमारे साथी विनय जी ने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, जिसमें 1:2:1 का रेशियो होता है बेसिकली। लेकिन कभी कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे हो गया रैमनोज का जो इम्पेरिकल फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला, वो होता है C6H12O5 होता है। तो ये देखो, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन वहीं पे एक एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, जो होता है C2H4O2, ये देखो फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, एक एसिड है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मूला फॉलो करे। हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, उसके बाद कैटेगराइज करेंगे। और जैसा कि हमारी दोस्त संध्या जी ने भी बताया कि इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं और सेकेराइड्स बोला जाता है। तो ये सेकेराइड्स वर्ड्स कहाँ से आया? तो ये ग्रीक वर्ड है सैकरॉन, जिसका मीनिंग होता है शुगर यानी सैकरॉन। ठीक है, उसका मीनिंग शुगर होता है। तो उसी हिसाब से ऐसे इसको डिवाइड किया गया सेकेराइड्स में। और ये जो डिवीज़न का बेसिस है वो है बेसिस ऑन हाइड्रोलिसिस। अब क्या करता है, ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस से टूटता है। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो टूटेगा। अब मोनोसेक्राइड्स में जो फर्दर न टूट सके उसको मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। जैसा कि उदाहरण होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज हो गया, वो यूनिट होता है। उसके बाद आता है ओलिगोसेक्राइड्स, जिसमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स फॉर्म हो जाएं। तो जैसे हो गया लैक्टोज, मैल्टोज। उसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड्स, जैसे हो गया स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पैक्ट अपने लाइफ में अगर अपने ह्यूमन लाइफ में देखना चाहते हैं, तो जो हम लोग फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। फिर ग्लूकोज से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, जो एज अ फूड हम लोग स्टोर करते हैं। अब वो स्टोर करते हैं बाद में या तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, या फिर हम लोग लीवर में हमारे या मसल टिश्यूज़ में वो स्टोर हो जाते हैं फर्दर एनर्जीज़ के लिए। जैसे फ्यूचर में हमें चाहिए एनर्जी, तो कहाँ से लाएंगे, वही कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये केवल ह्यूमन बींग में ही होता है, प्लांट में ये फूड जो होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है, वो भी क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और वहीं पे एनिमल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब इसका फिजिकल हम लोग प्रैक्टिकल यूज, जो सेलुलोज होता है वो उससे क्या होता है, फर्नीचर्स बनते हैं और क्लोथ्स बनते हैं, जो बेसिक हम लोगों के लाइफ में चाहिए होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो मैं निकालना चाहता हूँ, तो कार्बो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी में। और ये यूज़फुल भी होता है, लेकिन अब इसके दो आप अगर एक्सेस में ले लिए तो ये आपके लिए हार्मफुल भी होगा, और अगर आप इसे अच्छी मात्रा में ले रहे हैं सफिशिएंट, तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा।
अब मतलब अगर मान लीजिए इसके डिफिशियंसी और इफ़िशियंसी से कोई रोग के बारे में जाए तो ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है यानी कमी, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें वीकनेस होने लगती है, हंगर आता है, और हंगर आएगा तो वेट में कमी होगी, वेट में कमी होगी और हेडेक होगा। और डिफिशियंसी देखा जाए तो ये क्या करता है कि ब्लड शुगर हो जाता है इससे लोगों को, या फिर क्या हो जाता है कि ओवरवेट हो जाते हैं लोग, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ओवरवेट हो जाते हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ये मंच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अश्विनी जी ने कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया। तो हमारी ये कोशिश यही है यहाँ पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होके आप लोगों को मंच प्रोवाइड करें, और यहाँ पे अपने जो है अपनी जो भी स्टेज फियर है, अंदर का जो भी जैसे बोलने का जो भी डर है उसको ख़त्म करें यहाँ पे, ठीक है। मेन इस प्लेटफॉर्म का मोटो यही है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। ठीक कर दो भाई, बढ़िया।